बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी। बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी, तो किसी भी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत हम करेंगे प्रमोद जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हम देखते हैं कि जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ वक्त में ये संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना ज़्यादा कि संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, चाहे फिर समर सेशन हो, आपका बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, और अभी भी ये सेशन चल रहा है। अब एक नया चीज़ शुरू हो गई दोनों के बीच झगड़े की, वो है संचार ऐप। ये संघर्ष थमेगा कभी? माइक। एक चीज बहुत साफ बता दूं, नीत और नियत एक बात से दोनों साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट पहले चलता था अराउंड 150 डेज। पिछले 10-11 साल में लगातार गिरते गिरते कम होते होते ये 55 दिन पे आ गया है। तो ये खुद वानगी है, खुद अपने आप में कहानी कह रहा है कि पार्लियामेंट्री डिग्निटी, डिकोरम को कितना ज्यादा तवज्जो, कितना ज्यादा महत्व मौजूदा सरकार दे रही है। बड़ा फर्क है 150 डेज के आसपास और 55 डेज में 1/3 का अंतर आ गया सीधा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो डिस्प्यूट की जा सके। मैं 1980 से पहली बार इलेक्ट हुआ था और 2025 खत्म होने पे है। कभी चुनाव नहीं हारा, लगातार करीब करीब हर हाउस में रहा हूं। थोड़ा सा अंतराल हुआ था राज्यसभा में। हमेशा बहुमत जिसका होता है वो सरकार बनाती है, पर विपक्ष का भी एक महत्व होता है। वो इस सरकार में मैं अपनी नजरों के सामने गिरता हुआ देख रहा हूं, भागीदारी कम होती देख रहा हूं। लेकिन विपक्ष भी तो सदन से ज़्यादा समय आजकल बाहर बिताने लगा है। गांधी मूर्ति के पास ज़्यादा समय बीतता है, वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए ज़्यादा समय बीतता है। वो प्रोटेस्ट के समय अगर आपको विरोध करना है तो संसद के अंदर कीजिए ना। अगर अंदर की कार्रवाई छोड़ के बाहर आ जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? अंदर विरोध करने के लिए जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई है। मैंने तो एक बार बहुत पहले हुआ था 160 के आसपास, 167 या एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वही विरोध करते करते हम परमानेंटली बाहर बैठ गए थे गांधी जी के नीचे। इसमें तो जाते हैं जब मर्जी होती चले आते हैं, जब मर्जी होती सदन में चले जाते हैं। पर 167 मेंबर्स का सस्पेंशन भारत की संसद ने कभी नहीं देखा था। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में वो भी देख लिया। तो जो विरोध आप कह रहे हैं अंदर करो, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब माइक बंद नहीं होता था। मैं तो सिर्फ डिप्टी लीडर हूं, हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक चलवाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये तो कभी नहीं होता था। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी ज्यादातर विरोध में ही बैठे, पर जब वो बोलते थे तो सम्मान के साथ उनको सुना जाता था। अब तो साहब बोलना तो बाद में होता है, बोलने के लिए मेहनत करना बहुत पड़ता है पहले शुरू में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष दोषी नहीं होगा या दोषी नहीं है, पर अगर प्रतिशत में बांटें तो 90% दोष सरकार का है, 10% हमें भी जिम्मेदारी सौंप दें आप तो हम सर झुका के स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे में फिर विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? अब आप ये कहेंगे तो मोदी जी ने देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सबका सपना होना चाहिए, आपका, मेरा, सब लोगों का। आप कब आए अंदर? बाहर का हाल नहीं मालूम आपको? भारत कितना विकसित हो गया है। बधाई दे दीजिएगा, बधाई मोदी जी को, या कोई आए तो। मतलब इस सपने में साथ नहीं है। हम फिर आपसे कह रहे हैं ना, बताने तो दीजिए ना विकसित भारत कितना हो गया है। अभी जब मैं घर से चला तो चैनल पे देख के आया हूं, 24 घंटे की दिन रात की मेहनत, विश्व गुरु का प्रताप कि कल रात में
डॉलर के मुकाबले आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए। ये गैप तो सर हमेशा बढ़ा ही है नहीं, ना। हम नहीं, हमेशा नहीं डॉलर की साहब, कीमत नहीं से साहब, कंपेयर मुझे कर पूरा देते तो हैं। करने दिए। अभी मैंने ये फिगर कब गैप अभी कम हुआ? मैंने फिगर कहाँ दिए? 90 रुपए 14 पैसे हो गया है एक डॉलर के मुकाबले। इससे ज्यादा भी विकास देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं। क्या होगा उन बच्चों को जो वहां पढ़ रहे हैं? क्या होगा उन चीजों जिन पे हम निर्भर करते हैं? तो ये मोदी जी की मेहनत का नतीजा नहीं है, विकसित भारत नहीं है। अरे यही मोदी जी। लेकिन मैं तो अब और अब मैं में तो आदर जिन बच्चों करता का हूं। आप जिक्र कर रहे हैं उन बच्चों के जाने की संख्या भी तो बढ़ी है बाहर। मैं फिर नहीं आपसे बढ़ी? कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं हाँ। कि संख्या बढ़ गई तो बोझ भी बढ़ गया, सामान खरीदना ज्यादा हो गया तो बोझ भी बढ़ गया, तो और असर पड़ेगा। आपने तो मेरी बात आसान कर दी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी का एक वचन याद आ रहा है, भाषण कह लूं उसे। मनमोहन सिंह जी बेचारे कम बोलते थे, उनको तो मौनी बाबा कह देते थे। तो उस समय ये कहा जाता था कि उनकी उम्र 65-70 के बीच में थी, कि लगता है डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र पार कर जाए। उनकी उम्र तो नहीं पार कर पाया, 60 के ऊपर नहीं गया। पर मोदी जी का जो सर्टिफिकेट अवेलेबल है, अब कौन सा सर्टिफिकेट है कौन सा नहीं है, टाइप वाला है कि प्रिंटेड है, उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें उनकी उम्र 75 साल हुई। तो 75 साल पे 90 का अगर एक डॉलर हो गया है तो मोदी जी के हिसाब से देश की साख तो बहुत गिर गई। तो विकसित भारत में देश की साख इतना गिर जाना शुभ लक्षण नहीं। नहीं, अभी तो हम विकासशील हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि अभी हम विकासशील हैं, हमारा टारगेट है। लेकिन तब और अब में चीज़ों में अंतर आया है, परिवर्तन आया है। दिखता नहीं है, मतलब चीज़ें दिखती हैं। अगर आप सड़कों का जाल देखें और कई चीज़ें देखें तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें बदली हैं, अंतर आया है? आया है साहब, बेरोजगारी की दर में अंतर आया है, महंगाई में अंतर आया है, और जिस तरीके से पहले मौके मिलते थे उसमें अंतर आया है। तो अंतर तो आता जा रहा है। ये देखिए, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है कि अगर फैक्ट्स पे जाएं तो विकसित भारत की जगह स्थिर भारत दिखता है। कुछ क्षेत्रों में अब सड़कें तो बनेंगी, ट्रेनें तो चलेंगी, चाहे नाम बदल के चलें, चाहे नई ट्रेनें चलेंगी। आज़ाद भारत में कितने घरों में बिजली थी, कितने गांव में बिजली थी, कितना प्रोडक्शन था, तो उस समय भी तो विकसित हो ही रहा था ना। कितनी ट्रेनें थी, कितने हवाई अड्डे थे। सब चीज़ों में विकास तो एक कुछ सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है। पर अगर आप विशेष रूप से देखें तो महंगाई, बेरोजगारी, दो चीज़ें जिस तरह बढ़ी हैं, ये भी मैं बहुत अच्छे लक्षण भारत के नहीं मानता। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो जिस विकसित भारत की बात वो कह रहे हैं, जिस 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात वो कह रहे हैं कि ये हमारा टारगेट है आने वाले वक्त में, उससे दूर हैं अभी, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। साहब, मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो मैं तो ऐसा कुछ कर- टारगेट दे देंगे आप ही सब कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। अरे साहब, हम तो ओवर एस्टिमेट करते हैं उनको। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वो टारगेट कौन सा दे रहे हैं 2047 का। ढूंढता रहेगा देश कहाँ है मोदी जी 2047। जो होगा वो जवाब देगा। टारगेट तो उन्होंने देखिए फिक्स सर, कर दिया। नहीं, मैं यहाँ इस चीज़ को लेकर डिसएग्री करूंगा। कोई भी अगर विकास का एक विजन होता है तो योजनाएं भी तो पंचवर्षीय बनती थी ना। तो फिर ये कहेंगे कि 5 साल बाद कौन कहाँ होगा, इसका क्या पता। तो अगर कोई आदमी दूरदर्शी सोच लेके चल रहा है तो उसको ये कहना कि वो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2047 का टारगेट है, कहीं 45 है, कहीं 47 है, कहीं कहीं तो साहब ये तो सर फॉरेन के लिए भी कहा जाता है। अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं, मैं एक छोटा सा बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, सड़कें बनती हैं, कहते हैं कि यार बनते बनते सड़कें जो हैं वो उससे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो फिर सड़कें काम नहीं रहती हैं। विदेशों में कहते हैं कि वो 50 साल आगे की सोच के चलते हैं, तब उस हिसाब से सोचते हैं, तब चीज़ों को डेवलप किया जाता है। अगर उस मॉडल पर चल रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? उस मॉडल पे पहुंचने के लिए कई स्टेशन है, पायदान है, चरण है। आइए ना, आज के 11 साल में तो 11.5 साल होता है, देख लेते हैं महंगाई की दर क्या थी, बेरोजगारी की दर क्या थी, जरा उस पर भी तो विचार कर लें। डॉलर के मुकाबले रुपए कितने पे था, उस पर भी तो विचार कर लें।
तो अगर आप देखेंगे कई एंगल से तो कुछ पायदान पे निश्चित रूप से मैंने कहा कोई देश कहीं स्थिर नहीं रहता, बढ़ता है या तेजी से नीचे जाता है। तो एक मजबूत नींव इनको मिली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंचवर्षीय योजनाओं से, इंदिरा जी, शास्त्री जी, फिर नरसिंह राव की खुली विदेश अर्थनीति और अटल जी की नीतियों से एक बल मिला था, एक मजबूत भारत मिला था। लेकिन एक चीज तो सोचना पड़ेगा, कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं, इतना तेज चल रहे हैं कि सब पीछे छूट जा रहे हैं। हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो एक देश आपके साथ नहीं खड़ा था। तो ये विदेश नीति की सफलता की चरम सीमा नहीं। उठाइए नक्शा, भारत के बगल में पाकिस्तान है, चलिए कल पता लग गया कि इमरान साहब सही सलामत है, वरना तो एक महीने से ढूंढ जारी थी उनकी। उसके बगल में अफगानिस्तान है जिसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे, तिब्बत, चीन, नेपाल जो हमारा छोटा भाई था, दोनों के होने के साथ श्रीलंका, म्यांमार, सब मिला के अगर आप देख लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज एक स्थिर, अस्थाई, निर्भर करने वाला मित्र मोदी जी ने नहीं छोड़ा। इतना तेज चल रहे हैं कि सब पीछे छूट ये जितने देशों के नाम आपने मुझे गिनाए, पाकिस्तान का गिनाया और बाकी जो चीन की आप बात कर रहे हैं, कब हमारे संबंध इनसे बहुत अच्छे रहे? 62 में जब युद्ध हुआ था तब तो आप ही की सरकार थी, तब भी अच्छी नहीं थे ना। पाकिस्तान से कब अच्छे संबंध रहे? 1947 के बाद से, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, कब मुझे बताइए कि मधुर संबंध पाकिस्तान के साथ रहे, चीन और आगे बढ़िए ना। नेपाल के साथ बहुत खराब संबंध थे आपके। नहीं, नेपाल के साथ कभी मैं नहीं कहूंगा कि खराब संबंध है, लेकिन नेपाल में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नेपाल, आपने 2 देश गिनाए, मैंने तो आपत्ति नहीं की, मैं तीसरा गिना रहा हूँ। व्यापार के साथ क्या संबंध है म्यांमार के साथ, आप श्रीलंका के साथ क्या संबंध थे, सब संबंध सुधर गए। तो मैंने तो 7-8 देश गिनाए, 2 आपने गिनाए, ठीक है। पाकिस्तान के साथ वो हमारा एक हिस्सा था, हम अलग हुए, बीच में अच्छे भी रहे, खराब भी रहे। और जब इतना बड़ा गर्व से कहूँगा, जब जब पाकिस्तान से जंग हुई, पाकिस्तान की धरती पे हुई है, हिंदुस्तान की धरती पर नहीं हुई है, जब भी कांग्रेस रही है। और जब भी भाजपा की सरकार रही है, जो भी युद्ध हुआ है हमेशा हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि विदेश नीति हमारी फेल हो गई, आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो स्थिर है, और भी कई सारे पॉइंट्स आपने गिनाए। मैंने स्थिर नहीं कहा था। हाँ, विकास की जो गति होनी चाहिए, वो नहीं, जिस रेशियो से दुनिया बढ़ रही उस अनुपात में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्थिर नहीं कहा मैंने। तो ये भी क्या विपक्ष की कमी नहीं है? मतलब आप, वो विपक्ष इतना कमजोर है कि इतने टाइम में हटा ही नहीं पाया है। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये किसने दिया, ये ताकत किसने दी? क्योंकि जनता ने वोट के पहिए लगाए उनके पास। थैंक यू वेरी मच। फिर आप आ जाएंगे। साहब, आई एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फेल्यूर है, अगर सरकार प्रगति और विकास नहीं कर पा रही है तो विपक्ष की कमजोरी है। धन्यवाद। नहीं तो आप हटाइए ना उनको। अरे मैं कहता रहा हूँ ना, धन्यवाद। आप हटाइए उनको, आप खुद हटते जा रहे हैं बिहार में कई इलेक्शंस में। भाई साहब, ये विषय तो मैंने कंसीड कर दिया ना कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही तो विपक्ष की गलती है, ये आपका वर्डिक्ट मैंने स्वीकार कर लिया। मतलब आपको लगता है विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता का प्रहरी होता है विपक्ष? विपक्ष सत्ता का प्रहरी है। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, हाँ, मुलायम सिंह जी के साथ प्रमोद जी के बड़े अच्छे रिश्ते भी हमने देखे हैं, लेकिन यह है कि प्रमोद जी दोस्तों के दोस्त हैं। ये बात मैं जानता हूं। राजनीति में भी बहुत अंदर तक हैं, लेकिन सवाल है कि कब किस सवाल का जवाब देना है, ये प्रमोद जी उसके लिए सोच रहे हैं, सही वक्त पे जवाब देंगे। मुझे लगता है कि प्रमोद जी अभी जवाब नहीं देंगे। क्यों प्रमोद जी? नहीं साहब, हाँ, सरकार अगर प्रगति करे, अच्छा करे, महंगाई रोके, बेरोजगारी रोके, तो क्रेडिट सरकार को। और मेरे भाई कह रहे हैं कि अगर सरकार फेल हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष को। तो कंसीड करने के अलावा, आपके चैनल में आया हूं, कंसीड करने के अलावा अगर सकुशल सुरक्षित लौट के जाना है तो और क्या रहा? नहीं सर, इसलिए कह रहे हैं ना सर, उसका कारण बता रहा हूं सर। आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा इतनी शानदार थी,
पूरी सरकार परेशान थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप बिहार में सरकार बना लें। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप चुनाव हार गए? भाई जनता के मन में सवाल होगा ना सर, क्या आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? क्यों बिहार को इस तरह से छोड़ दिया गया? क्यों सीटें देर में डिसाइड की गई? क्यों उसमें नए नए नेता इन्वॉल्व हुए? हमें सोचना पड़ेगा ना सर, जवाब तो देना होगा ना सर। साहब इसी की कोशिश कर रहे थे तो पूरा मानसून सत्र साफ हो गया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो जाए, जो SIR है इस पे तो चर्चा सब हो तैयार जाए। है ना? अब तो कह रहे थे, अभी आए थे अर्जुन राम मेघवाल आए थे, कह रहे थे हम तैयार हैं चुनाव चर्चा कराने के लिए। मैं कहता रहा हूँ ना आपसे, आज 5:30 बजे आपके यहाँ से निकल के जाऊंगा, मीटिंग है जी। उसका मेंबर भी मैं हूँ, तो वहाँ करेंगे। और ये सारी बातें यहाँ कहने की जगह सदन में अब कहने का मौका मिल रहा है तो वहाँ भी बता देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बहुत गंभीरता के साथ जितने सवाल पूछने हो पूछ लीजिएगा। जी। जो आपका आकलन था वो भी फेल हो गया, आपका मतलब मीडिया का। जो ज़मीनी हकीकत थी वो भी फेल हो गई। 90% बीजेपी वहाँ जीत रही है, ये तो बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे थे। और उसके बाद जब मिले तो उन्होंने ये कहा कि लगता है चूड़ी कुछ ज़्यादा टाइट हो गई थी इसलिए ये रिजल्ट आ गया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि धन्यवाद आपको। प्रमोद जी के दोस्त बीजेपी में भी बहुत हैं रोहित, तुम जानते नहीं हो, है ना? साहब अब आपको सारी जानकारी थी। अब देखिए, अब ये बात आपने इसका मतलब ऊपर बताई नहीं कि चूड़ी इस बार ज्यादा टाइट हो जाएगी। सुन तो लीजिए, हाँ, मैंने तो जिंदगी में दुश्मन ढूंढा भी नहीं और मिला भी नहीं मुझे। अब ये भी मेरी गलती है तो मैं क्या करूं? सही बात, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी साथ में जुड़ने के लिए। जाऊं? आपने वक्त जाऊं? निकाला। नहीं, हम आपका सम्मान करेंगे सर। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया धन्यवाद, thank you। प्रमोद जी आपका।